हेलो स्टूडेंट्स। देखिए हम नेक्स्ट कैरी कर रहे हैं हमारे लेसन को। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आता है स्टूडेंट्स इरिगेशन का। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, यानी पौधों को पानी पिलाना या जो भी हमने फसल उगा रखी है उसको पानी पिलाना इरिगेशन प्रोसेस कहलाता है। वाटर इज़ अ की इनपुट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट फ्रॉम द वेल, कैनल और वाटर रिवर reservoir is known as irrigation. For the survival and proper development of crop plant, water is necessary. अब देखिए पौधों को पानी पिलाना या हमारे क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए वाटर जो है वो हमारा एक की इनपुट होता है स्टूडेंट्स, यानी पानी बहुत ज़रूरी है। सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट। अब हम लोग हमारी जो फसल होती है, क्रॉप प्लांट जो होते हैं उनको हम पानी कहाँ से पिलाते हैं स्टूडेंट्स? या तो हमारे पास में कुआं होता है वेल, या हम कोई पास में से नहर निकलती है उससे पानी पिलाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। फॉर द सर्वाइवल, यानी कि पौधे को जीवित रखने के लिए, सर्वाइव करवाने के लिए और उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए हमें पानी की ज़रूरत, पौधे के लिए पानी नेसेसरी है, आवश्यक है। ईच क्रॉप नीड स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर एट वेरियस स्टेज of the growth and fruiting. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, यानी फसल से लेकर के फसल तक हमें फसल के ऊपर निर्भर करता है स्टूडेंट कि उसे कितने पानी की ज़रूरत है। सॉइल टू द सॉइल एंड सीजन टू सीजन। इन समर सीजन फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ मोर ड्यू टू द एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स। अब देखिए गर्मी वाली जो फसलें होती हैं स्टूडेंट्स, उनको पानी की मात्रा की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारा पानी जो होता है, अगर हमने खेतों के अंदर बहुत सारा पानी पिला रखा है तो गर्मियों के अंदर एवापोरेशन यानी वाष्पीकरण के प्रोसेस के द्वारा पौधे से पानी ऊपर भी उड़ जाता है, तो हमें समर सीज़न के अंदर पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पर आपको इरिगेशन के मेथड बता रखे हैं कि आप लोग सिंचाई किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। ट्रेडिशनल मेथड, डिफरेंट मेथड्स आर लिफ्टिंग वाटर अप फ्रॉम लिफ्टिंग द फील्ड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आर कंट्री, यानी कि हमारे देश के अंदर अलग अलग तरीक़ों से, और अगर हम हमारे पूरे संसार की बात करें, रीजन की बात करें, हमारी पूरी कंट्री की बात करें, तो यहाँ पर पानी को ऊपर खींचा जाता है, उसके बाद में खेतों में पानी की सप्लाई की जाती है। इन सम ऑफ द मेथड्स कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड। पानी को निकालने के लिए पहले के ज़माने के अंदर कैटल का यूज़ किया जाता था और आजकल ह्यूमन लेबर का यूज़ किया जाता है। सच मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। दीज डेज पंप आर यूज्ड। अब देखिए आज के ज़माने के अंदर क्या होता है, ना तो कैटल का यूज़ होता है ना ह्यूमन लेबर का यूज़ होता है। आजकल हमारे इलेक्ट्रॉनिक पंप यानी कि बिजली से चलने वाले पंप आ गए हैं जो पानी को ज़मीन से बाहर निकालते हैं। उसके लिए ये जो पंप होते हैं ये स्टूडेंट्स आपके डीजल, इलेक्ट्रिसिटी और इवन सोलर एनर्जी से भी आप उनको पंप को रन करवा सकते हैं। द डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर पुली सिस्टम और मोट। पुली सिस्टम को मोट भी कहा जाता था, चेन पंप, रहट और पर्शियन व्हील और ढेकली। ओके, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम के अंदर आपको बता रखा है स्टूडेंट, ये आपका पुली सिस्टम होता है। ओके, ये आपका मोट सिस्टम होता है। ठीक है, देखिए इसमें कैसे एक व्यक्ति मोट के द्वारा पानी को बाहर निकाल रहा है। ये आपका चेन सिस्टम होता है। ओके, ये स्टूडेंट्स आपका रहट सिस्टम होता है, बैल के द्वारा जो हाँका जाता है। उसके अलावा ये पर्शियन व्हील सिस्टम है। देखिए यहाँ पे ये अलग अलग पर्शियन व्हील हैं, और ये है स्टूडेंट्स आपका ढेकली सिस्टम। ओके, ये हैं आपके मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ओके, अब हम लोग देखते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। Once the water is lifted up, method to use the water economically have been developed these days. Two of these methods, sprinkler system and drip system, are described below. अब देखो स्टूडेंट्स, आजकल के ज़माने के अंदर क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे एक मोटर लगी हुई होती है, पंप लगा हुआ होता है। वो पंप पानी को ऊपर खींचता है और इस बड़े से लोहे के पाइप के माध्यम से, या जो भी इन्होंने सप्लाई दे रखी होती है, उस सप्लाई के माध्यम से ये पानी बाहर आता है। और यहाँ पे ये इस तरीके से पाइप बिछा दिए जाते हैं और यहाँ पे छोटे छोटे ड्रिप लगे हुए होते हैं, जिससे पानी ड्रिप के माध्यम से पूरे खेतों के अंदर सप्लाई कर दिया जाता है। मतलब ड्रिप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब पानी बाहर निकला तो आपको ये तो समझ में आया होगा
कि जैसे ही मोटर यानी पंप के द्वारा पानी बाहर निकला और इस पाइप से होता हुआ कि खेतों तक ये पाइप की जो सप्लाई इस तरीके से दी जाती है, तो यहाँ पे छोटे छोटे छेद किए जाते हैं। उन छोटे छोटे छेदों में से पानी ड्रिप ड्रिप करके बाहर निकलता है। तो ये होता है स्टूडेंट्स आपका स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक फरो सिस्टम भी होता है। आप लोगों ने फव्वारे देखे होंगे, तो जिस तरीके से बड़े बड़े फव्वारे जो होते हैं वो लगा दिए जाते हैं और फव्वारे ऊपर से यूं यूं घूमते रहते हैं और उनसे पानी की बौछारें जो होती है वो सारे खेत के अंदर चारों तरफ जाती रहती है। ओके, तो ये मॉडर्न मेथड्स हुए आपके इरिगेशन के। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स रिमूवल ऑफ वीड्स, कि किस तरीके से हम लोग वीड्स को रिमूव करते हैं। एक चीज़ आपको सर बता देते हैं, रिमूवल ऑफ वीड्स का मतलब होता है, वीड्स का मतलब होता है अनावश्यक पौधे। जब हम कोई भी फसल उगाते हैं तो उस फसल के साथ साथ में जो हमारे पौधे होते हैं तो उनके साथ में छोटे छोटे अनावश्यक पौधे भी आसपास में उग जाते हैं, जिन्हें वीड्स बोला जाता है। इन द फील्ड ऑफ्टन मैनी अदर प्लांट स्टार्टेड ग्रोविंग अलॉन्ग विद द क्रॉप प्लांट। देखिए जो मैंने लाइन बोली इसका मतलब यही है, ऑल प्लांट अदर देन क्रॉप आर कॉल्ड वीड। यानी कि हमने जो फसल उगा रखी है उस फसल के अलावा जितनी भी चीज़ें अनावश्यक रूप से उग गई हैं, छोटे मोटे घास फूस उग गई है, छोटे और अदर प्लांट उग गए हैं, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? वीड्स कहलाती हैं। अब ये क्या होते हैं? ये अनवांटेड होते हैं, यानी जिन्हें हम नहीं चाहते हैं फिर भी ये उग जाते हैं। अनकल्टिवेटेड प्लांट और पेस्ट विच ग्रो अलॉन्ग विथ कल्टिवेटेड प्लांट ऑन देयर ओन, ये अपने आप में उग जाते हैं। इन अदर वर्ड प्लांट एंड पेस्ट देन क्रॉप आर द वीड्स। वाई रिमूव वीड्स? अब हम लोग इनको क्यों निकालते हैं? हमारे खेतों के अंदर आसपास में फसल के साथ में ये जो वीड्स उग जाते हैं इन्हें हम लोग क्यों निकालते हैं स्टूडेंट? दे आर थ्रेट टू कमर्शियल क्रॉप एज दे compete फॉर सनलाइट, एयर, न्यूट्रिशन एंड वाटर। ये पौधे के साथ में हमारे पोषक तत्वों को खींचने का काम करते हैं और साथ में हमारी फसल की ग्रोथ को रोकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई फसल उगी हुई है, अब इसके साथ में आसपास में ये बहुत सारे प्लांट उग गए, तब वो क्या कर रहे हैं कि वो प्लांट भी अपनी बढ़त लेने के लिए आपके पौधे से, मिट्टी से पोषक तत्वों को खींच रहे हैं, जिससे क्या होगा? आपकी पौधे को, आपका खुद का जो प्लांट है, आपकी खुद की जो क्रॉप है, फसल है, उसको क्या होगा स्टूडेंट्स? वो चीज़ें नहीं मिल पाएगी, वो पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, आधे ही मिल पाएंगे। इसलिए आपकी खुद की क्रॉप की, आपकी खुद की फसल की ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। दे ऑल्सो स्प्रेड डिजीजेज to the cultivated plant as they become host to many insect and microorganism. Therefore weeds must be removed from the field. इसलिए इनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। The process of removing weeds from the field is known as weeding. और जब हम लोग कोई भी weeds को फसल से अलग करते हैं तो इसे weeding कहा जाता है। Some common weeds are given below. अब देखिए आपको यहाँ पे कुछ weeds आपको बता रखे हैं। अमारंथस बता रखा है, चीनोपोडियम बता रखा है, कॉन्वोल्वल्स बता रखा है, वाइल्ड ओट बता रखा है, और ये ग्रास यानी कि घास फूस उग जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये होते हैं वीड्स को बाहर निकालने के। ये होता है खुरपा, आप लोग कहते हैं खुरपी। ये खुरपी क्या करती है? उसको बाहर निकालने का, वीड्स को बाहर निकालने का काम करती है। ये हैरो होता है आजकल जो ये भी वीड्स को बाहर निकालने का काम करता है। कुछ पौधे बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट होते हैं जो आप हाथों से भी बाहर निकाल सकते हैं उन्हें। एज वेल एज देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग पेस्ट कंट्रोल के लिए, यानी कि कभी कभी हमारे खेतों के अंदर क्या होता है, कीड़े मकोड़े, टिड्डियाँ वगैरह लग जाते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप लोग दवाई का घोल कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्प्रेइंग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? स्प्रेइंग कहते हैं। और ये स्प्रेयर होता है। ये देखिए पीछे टंकी होती है, इस टंकी के अंदर आप घोल भर देते हैं और इस तरीके से ये स्प्रेयर काम करता है। अब जब हमारी फसल स्टूडेंट्स अब हमारी फसल जब तैयार हो गई है तो उसे हार्वेस्ट करने का टाइम होता है। हार्वेस्ट करने का मतलब होता है फसल को काटना। ओके, हार्वेस्टिंग इज़ द रिमूवल और कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरिटी। जब फसल मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, तो उसे क्या किया जाता है? हार्वेस्ट किया जाता है, उसे काटा जाता है। हार्वेस्टिंग इज़ येट अनदर सेलिब्रेशन ऑफ फार्मर व्हेन दे हार्वेस्ट द क्रॉप। इस तरीके से जब किसान ने अपनी पूरी मेहनत करी और उसके बाद जब उसकी फसल पक कर के बहुत अच्छी तैयार होती है तो वो उसके लिए एक सेलिब्रेशन का टाइम होता है। द हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ डिफरेंट क्रॉप। अब देखिए फसल को जो काटना होता है, ये हार्वेस्टिंग सीजन बाय सीजन होता है कि फसल कौन से सीज़न में पक कर के तैयार हुई है।
The cutting and collecting of the matured crop from the field is known as harvesting. Even now in India, harvesting with the help of traditional method or sickle is used. स्टूडेंट्स, इस तरीके की पीछे एक लकड़ी का हत्था होता है और इस तरीके का, जिसे आप लोग अपनी आम बोलचाल की भाषा में दांतली बोलते हैं, गांव की लैंग्वेज जो होती है, गांव के अंदर लोग उसे दांतली बोलते हैं। तो वो दांतली से क्या किया जाता है, उसे इंग्लिश के अंदर सिकल बोला जाता है। ये देखिए, ये है स्टूडेंट्स आपका सिकल, दांतली। इसके द्वारा हार्वेस्ट किया जाता है। लेकिन बड़े बड़े जो फील्ड होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत बड़े बड़े फील्ड होते हैं जहाँ पे एक बहुत मतलब वृहद क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर उत्पादन किया जाता है, वहाँ पे इस दांतली से आप बताइए कितनी देर तक काटते जाएंगे। इसलिए वहाँ पे मशीनरी सिस्टम का यूज़ होता है। ये देखिए इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये कंबाइन, ये इस तरीके से फसल को काटने का काम करती है। ओके, अब जब हमारी फसल पककर के स्टूडेंट्स तैयार हो जाती है तो हम इसकी थ्रेशिंग करते हैं। थ्रेशिंग का मतलब होता है, थ्रेशिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच द ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द चाफ। यानी कि जो हम मान लीजिए कि हमारी गेहूं की फसल होती है, तो इस तरीके से गेहूं की फसल को हम थ्रेशिंग करते हैं। तो जिससे क्या होता है, चाफ जो होता है, चारा जो होता है, एक तरीके से आम बोलचाल की भाषा में खाखला बोलते हैं उसको, वो दाने बाहर निकल जाते हैं और खाकला या जो घास फूस होती है वो अलग कर दी जाती है। तो थ्रेशिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रेन को सेपरेट किया जाता है चाफ से। दिस इज डन आइदर बाय द हैंड और बाय यूजिंग एनिमल्स सच एज बुलॉक और कैमल। द हार्वेस्टेड क्रॉप इज स्प्रेड ऑन द ग्राउंड एंड द बुलॉक एंड कैमल्स आर मेड टू वॉक ओवर देम अगेन एंड अगेन and again with their feet till the grains come out of the chaff. The tractor are used for doing this job in modern time. आजकल के ज़माने के अंदर ट्रैक्टर का यूज़ होने लग गया है। The leaf and the stem and the crops get crushed into smaller pieces. Although the grains come out of the chaff, they still remain mixed with the chaff and crushed leaf as well as the stem of the plant. The grain are separated from the chaff, dried leaves and the stem of the crop. Harvesting and threshing can be done simultaneously with the help of machine called combine. Okay? ये स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये कंबाइन मशीन होती है। अब ये क्या काम कर रही है, देखो ये दो तरह का काम कर रही है स्टूडेंट्स। ये फसल को काट भी रही है, साथ में फसल के अंदर से दानों को बाहर भी उसी वक्त निकाल दिए जाते हैं और घास फूस भी उसी वक्त अलग हो जाते हैं। तो इसी इस कंबाइन कहा जाता है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, विनोविंग जो होती है, जब हम लोग थ्रेशिंग कर लेते हैं तो विनोविंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें देखिए ये एंशियंट टाइम का है कि ये औरत क्या कर रही है कि हमने फसल की जब थ्रेशिंग कर ली तो ये इस तरीके से ऊपर खड़ी है और हवा के माध्यम से तो ये चारा जो होता है, सूखा चारा बाहर हो जाता है, दाने इस तरफ आकर के गिर जाते हैं। तो इसे स्टूडेंट्स हम लोग विनोविंग कहते हैं। आफ्टर थ्रेशिंग सीड्स और ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ बाय विंड। किसके द्वारा, हवा के द्वारा। You are already familiar with this method. It is done by putting the mixture of the grain, chaffing and haying in a winnowing scoop यानी कि सूपा and drawing it from a height in the direction of blowing wind. The grain drop the ground in a vertical manner, whereas the chaff and the hay being lighter fall little away from a separate heap. अब जब आपकी फसल बिल्कुल तैयार हो गई है स्टूडेंट्स, तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, देखिए स्टोरेज करना। ये आपका स्टोरेज बीन बता रखा है। और जब हमारे पास में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, एक बड़े पैमाने के ऊपर जब हमारे पास में बहुत सारी बोरियां होती हैं, बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, तो इसके लिए हम लोग बड़े बड़े भंडारण कक्ष बनाते हैं, बड़े बड़े हॉल बनाते हैं जिसके अंदर इनको स्टोरेज किया जाता है, कटी हुई फसल को। अब हम लोग स्टोरेज क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, ताकि हमारी फसल मॉइस्चर से दूर रहे, रेन से उसका बचाव हो और कीड़े मकोड़ों से और बर्ड से उनका बचाव हो, इसीलिए हम लोग उनको स्टोरेज करते हैं। आप लोग देखिएगा, इसको आप खुद से रीड करना स्टोरेज को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको बता रखा है यहाँ पे फूड फ्रॉम एनिमल, यानी कि जानवरों से प्राप्त होने वाला एक प्रकार का भोजन। मैन हैज़ कीपिंग एनिमल सिंस टाइम इमोरियल। वी कीप सम एनिमल फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। हम लोग अपनी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जानवरों को पालते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम कैटल। ओके, हॉर्स, कैमल्स एंड बुलॉक्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। मिल्क देने वाले दूध
मिल्क देने वाले जानवर हम लोग मिल्क के लिए पालते हैं। हॉर्स कैमल हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ आते हैं। बुलॉग जो होता है वो हमारे एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए, खेती बाड़ी के लिए यूज़ होता है। कैटल डंग जो दुधारू पशु होते हैं, कैटल यानी दुधारू पशु, उनका जो गोबर होता है वो मैन्यूर के लिए खेतों में डालने के काम आता है। ऑल्सो एज वेल एज द एनिमल स्किन इज यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग अ वेराइटी ऑफ लेदर गुड्स। जानवरों की जो चमड़ी होती है उससे अलग अलग प्रकार के लेदर गुड्स बनाए जाते हैं। शीप का यूज़ स्टूडेंट्स हम लोग वूल प्राप्त करने के लिए और मीट प्राप्त करने के लिए करते हैं। डॉग का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, हमारी सेफ्टी के पर्पज़ से। डॉग हैज़ बीन यूज्ड बाय मैन फॉर अ वेराइटी पर्पज़ लाइक सिक्योरिटी and company as a pet. Just as the food crop are obtained from the plant, similarly the food is obtained from the animal. The animal that give us milk, egg, meat have to be looked after. Fish are also an important source of food for us. आजकल कुछ लोग क्या करते हैं, फिशिंग को भी पालते हैं, जिसे पिसिकल्चर बोला जाता है। द कीपिंग ऑफ एनिमल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़ इज़ नोन एज डोमेस्टिकेशन। हम लोग जब किसी भी एनिमल को हमारे एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए पालते हैं उसे डोमेस्टिकेशन कहा जाता है। ऑल डोमेस्टिक यूजफुल एनिमल्स कंस्टिट्यूट livestock, cattle, buffalo, sheep, pigs and camels constitute the livestock wealth of our country. The branch of agriculture that deal with the rearing of animal is known as animals husbandry. देखिए हम लोगों ने यहाँ पे दो जगह देखा, एक तो हॉर्टिकल्चर देखा था पिछले पेजेस के अंदर हम लोगों ने, यानी कि पेड़ पौधों को उगाना करना, उनका अध्ययन करना। और अगर आप लोग डोमेस्टिकेटेड करते हैं किसी भी एनिमल का एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, उसे एनिमल्स हस्बेंड्री कहा जाता है। एनिमल्स हस्बेंड्री के साथ में स्टूडेंट डेयरी का नाम भी जुड़ता है, animal husbandry and dairy. The knowledge of animal husbandry is very useful to help increase the production of milk, egg, meat, wool, leather, etc. ये देखिए आपको यहाँ पर एक डायग्राम बता रखा है स्टूडेंट्स। आपने अब तक क्या पढ़ा, क्रॉप होती है खरीफ, रबी और जायद। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है, सोविंग ऑफ सीड, मैन्यूर फर्टिलाइज़र देना, इरिगेशन करना, वीडिंग करना, क्रॉप का प्रोटेक्शन करना, हार्वेस्टिंग करना और उसको प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज करना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका पूरा चैप्टर सर ने फिनिश करवा दिया है। थैंक यू। आप लोग ये भी देखना समरी, इसको भी आप लोग पढ़ लेना, एक बार वीडियो को पॉज कर लेना और इसको पढ़ना। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। बहुत लंबा लेसन था स्टूडेंट्स, आप बोरिंग फील किए होंगे, बट फिर भी इसे समझना हमारे लिए ज़रूरी था। ओके।